जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिलिट्री डिफेंस एकेडमी में। और आज हम लेके आए हैं एक वीडियो जनरल ड्यूटी के सैंपल पेपर पे। आज हम डिस्कशन कराने वाले हैं आर्मी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस सैंपल पेपर में दिया गया है, और यह प्रश्न जो है आर्मी में पूछे गए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और हम एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। और आपका ऑप्शन दे रखा है 15 अगस्त 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 20 जून 1920 ईस्वी और 19 जून 1919 ईस्वी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस घटना का मुख्य कारण क्या था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 1919 ईस्वी को एक एक्ट पारित किया गया था जिसके विरोध में पूरे देशव्यापी हड़ताल हो रहे थे। और इसी बीच दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था जिनका नाम सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल था। इनके गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाले बाग में लगभग 10,000 से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे और उन्हीं लोगों पे जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी जिसमें लगभग 1,000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से फेमस हुआ। इस घटना के जांच के लिए एक हंटर समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हंटर समिति का गठन क्यों हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लज्जा नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि आर्मी जीडी में पुस्तक और लेखक से एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे एक पुस्तक दे रखा है और उसके लेखक का नाम पूछा गया है और ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। तस्लीमा नसरीन जो थी लज्जा नामक पुस्तक के लेखक थी। यह पुस्तक बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक के बारे में बता दूं कि 1993 ईस्वी में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था बांग्ला भाषा में। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे राज्य की बात कहा है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में यह श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जहां भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जिसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहीं पे स्थित है। इसीलिए श्रीहरिकोटा जो है फेमस है। श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी को पुलिकट झील से अलग भी करता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बंगाल की खाड़ी को पुलिकट झील से कौन अलग करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी को पुलिकट झील से अलग करता है। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका 4th नंबर क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। और आपका ऑप्शन दे रखा है ए देहरादून, बी दे रखा है चेन्नई, सी दिया है खड़कवासला और डी दे रखा है नागपुर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़कवासला में स्थित है। अगर राज्य का पूछता कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी किस राज्य में स्थित है तो यहाँ पे इसका आंसर होता महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी स्थित है। और जगह भी अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए आपसे जगह भी, तो पुणे में जो है एक खड़कवासला है। तो एक आपका जो एक और आंसर बनता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे में स्थित है और पुणे के खड़कवासला में स्थित है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट खड़कवासला दिया हुआ था तो हमारा आंसर जो है खड़कवासला होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के बारे में बताना चाहूँगा कि यह भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकादमी है जहाँ तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना की
कैडेटों को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे तीनों सेनाओं के संयुक्त जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है, इसीलिए जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी प्रसिद्ध है। तो चलिए हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, और आपका ऑप्शन दे रखा है उड़ीसा, महाराष्ट्र, सी दे रखा है बिहार और डी दे रखा है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, उड़ीसा राज्य में जो है हीराकुंड बांध स्थित है। अगर आपसे एक यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है, तो हीराकुंड बांध जो है भारत की सबसे लंबी बांध है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन एक और बन सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हीराकुंड झील है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक हीराकुंड बांध से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस पर मैं विस्तार पूर्वक डिस्कशन करा दिया हूँ। और हमारे हर एक इस डिस्कशन को आप लोग जो है कॉपी पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब जो है आर्मी के व्यू से सब के सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि वर्ष 2012 में होने वाले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए, और आपका ऑप्शन दे रखा था पेरिस, लंदन, सिडनी और टोक्यो। तो मैं आपसे बता दूं कि 2012 की जो ओलंपिक खेल थी वो लंदन में आयोजित हुई थी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। और 2020 की जो ओलंपिक खेल जो थी वो जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया, इसको स्थगित कर दिया गया और एक नया डेट जो है इशू किया गया है। और वह नई जो डेट है, तारीख है, वो 23 जुलाई से 8 अगस्त 1921 को की गई है। तो एक नया डेट जो है 2021 में रखा गया है ओलंपिक के लिए, जो कहाँ होने वाला है, तो आपके जापान के टोक्यो में होने वाला है। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आर्मी में 100% एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस देश की कौन सी मुद्रा होती है और किस देश की जो है कौन सी राजधानी होती है। तो यहाँ पे मुद्रा से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है दिनार, लीरा और रियाल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा होती है वो रियाल होती है, ठीक ना। रियाल मुद्रा जो है कई देशों की होती है, रियाल मुद्रा कई देशों की होती है। यह सऊदी अरब के साथ ओमान की भी मुद्रा होती है रियाल। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा था दिनार। दिनार कहाँ की मुद्रा है, तो मैं आपसे बता दूं दिनार जो है कुवैत की मुद्रा है और बहरीन की मुद्रा भी दिनार ही होती है। इसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन बी दे रखा था लीरा। लीरा भी एक देश की मुद्रा है, उस देश का नाम है टर्की या तुर्की कहा जाता है। तो दोस्तों एक दिन में आप लोगों का जो है एक वीडियो जो है बनाऊंगा इस मुद्रा पे, वो भी ट्रिक के साथ, कि ट्रिक के साथ जो है मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस देश की राजधानी कौन सी है और उसकी मुद्रा क्या होगी। तो मैं वो वीडियो जो आपके साथ विस्तृत पूर्वक डिस्कशन करूंगा। अब यहाँ पे पूछा गया था तो मैं आपसे बता दिया हूँ कि सऊदी अरब की जो मुद्रा है रियाल है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 पूछा गया है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सी है, और आपका ऑप्शन दे रखा था ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद जो है आप सभी लोग जानते हैं कौन सा होता है, ए। आपका ऑप्शन होगा ए, कौन सा, ऋग्वेद। अब यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऋग्वेद से, तो चलिए हम लोग इस पे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे पूछा जाए ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी होती है, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं, तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 होती है।
दूसरी यहाँ से ये पूछा जाए कि किस वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है, तो ऋग वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग वेद से ही आपका मृत्युंजय मंत्र लिया गया है। तो यहाँ पे ऋग वेद से जो गायत्री मंत्र है ये आर्मी में कई बार पूछा गया है। और दूसरा चीज़ है कि गायत्री मंत्र से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है गायत्री मंत्र से कि गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। दूसरा क्वेश्चन गायत्री मंत्र से ये बनता है कि गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे, तो गायत्री मंत्र के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। तो यहाँ से ऋग्वेद से लमसम 5-6 क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं कि पूछा जाता है। इसी के साथ साथ मैं अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों से बता दे रहा हूँ। ऑप्शन बी दे रखा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बता दूं कि अथर्ववेद जो है जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, इन सारी चीज़ों से जो है रिलेटेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वेद जादू टोना से रिलेटेड है, तो आप उसका आंसर बताएंगे अथर्ववेद। यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है कि सामवेद। ये सामवेद इसी से जो है आप लोग देखिए, सामवेद में सा लगा हुआ है, सा से होता है संगीत। तो आप यहीं से बता सकते हैं कि सामवेद में जो है संगीत से जो है रिलेटेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वेद में जो है संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद होता है, तो आप लोग जो है बता सकते हैं सामवेद जो होता है संगीत से रिलेटेड होता है। तो चलिए हमारा ऑप्शन डी दे रखा है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर ये पूछा जाए कि गद या पद किस वेद से रिलेटेड है, तो यहाँ पे गद या पद जो होता है आपका यजुर्वेद से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं आपके चारों वेद के बारे में बता दिया। अगर ये आपसे पूछा जाए कुल वेदों की संख्या कितनी होती है, तो 4 वेद होते हैं। सबसे पुरानी वेद कौन सी होती है, तो ऋग्वेद होता है। यहाँ पे अथर्ववेद क्या है, सामवेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, इसके बारे में आपसे जो है विस्तृत पूर्वक जो है यहाँ पे डिस्कशन करा दिया हूँ। इसके बारे में इससे भी ज़्यादा विस्तृत पूर्वक जो है हमारे एकेडमी के नोट्स में दे रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछा गया पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, और ऑप्शन दे रखा है तबला, सितार, सरोद और संतूर। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो संतूर वाद्य से होता है। अब आपसे यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि संतूर ये होता क्या है, संतूर वाद्य क्या होता है। तो संतूर एक काश्मीरी लोक वाद्य होता है और इसके जो है वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं। तो चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। अब सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आप लोगों के साथ जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो संसद का होगा, और संसद में बताऊंगा लोकसभा के पूरी जानकारी जो है लोकसभा के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है रंगस्वामी कप किस खेल से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि आर्मी में खेल से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा खेल में कौन सा कप मिलता है, चाहे कौन सा कप जो है किस खेल से संबंधित है। इसके बारे में भी एक मैं ट्रिक के साथ एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, जो पूरी ज़िंदगी आप कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसके बारे में आपसे डिस्कशन करा देता हूँ कि रंगस्वामी कप किस खेल से संबंधित है। और आपका ऑप्शन दे रखा है फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हॉकी जो है रंगस्वामी के कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है। और आपका ऑप्शन दे रखा है अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी दे रखा है भूमध्य रेखा, ऑप्शन 3 दे रखा है देशांतर रेखा, ऑप्शन 4 दे रखा है समताप रेखा। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा का दूसरा भी नाम होता है जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। ये भूमध्य रेखा जो होती है एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के 2 गोलार्धों में
विभाजित करती है और उन गोलार्धों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी आपको जो है विस्तृत पूर्वक बताया जाएगा किसी वीडियो में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 12। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, पूछा गया है कि एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की जो पहला महिला थी वो बछेंद्री पाल थी। ये जो क्वेश्चन जो है हमारे एकेडमी के नोट्स में ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा इसका ए होगा। बछेंद्री पाल जो थी भारत की प्रथम महिला थी। अगर विश्व के आधार पे पूछा जाता तो ये दुनिया की 5वीं महिला थी बछेंद्री पाल जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था। या इसका सन पूछा जाता तो इसका सन था 1984 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो चलिए हम इसके साथ साथ इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया रखा है कि दार्जिलिंग जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए राज्य से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कशन करा सकते हैं या डिस्कशन करा रहे हैं दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन दे रखा है असम, ऑप्शन बी दे रखा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दे रखा है सिक्किम और डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं हो सकता है। बाकी 3 राज्य है, इसके बारे में बता दूँ, इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है दार्जिलिंग स्थित है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि तिरंगे के अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि तिरंगे के अशोक चक्र में कुल तीलियों की संख्या 24 होती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर है और पूछा गया है घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप कैसा होता है या क्या होता है। और आपका ऑप्शन दे रखा है श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कि घरों में जो विद्युत परिपथ का जो स्वरूप होता है वो समानांतर होता है। तो आप लोग सभी लोग समझ गए कि घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप कैसा होता है, समानांतर होता है। क्योंकि घरों में लाया जाने वाला जितना भी विद्युत उपकरण होता है, जैसे बल्ब हो गया, टीवी हो गया, पंखे हो गए, हीटर हो गए या गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब में क्या होता है, समानांतर संयोजन होता है। इसी वजह से घरों में जो विद्युत परिपथ होता है वो भी कैसा होता है, आपका पैरेलल होता है, ठीक। चलिए हम लोग इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 17 नंबर। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, पूछा गया है इसमें एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। यहाँ पे अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है। इसके बारे में भी दोस्तों मैं एक जो है ट्रिक के साथ वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें अवतल दर्पण और आपका जो है उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के बारे में ही होगा। और यहाँ पे चलिए हम बता दें कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, कौन सा, आभासी। चलिए हम लोग इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता को किस स्केल पर मापा जाता है। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है हर्ट्ज, मेगा, डेसिबल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है या उसकी जो स्केल जिस पे मापा जाता है वो होता है डेसिबल। और यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दे रखा है हर्ट। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो कि इसमें आंसर का ट्रिक कर देंगे ए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक है उसका जो स्केल पर जिस पर मापा जाता है होता है डेसिबल, न कि हर्ट्ज। अब यहाँ पे हर्ट्ज क्या है इसके बारे में बता दूँ, वह ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक होता है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया ध्वनि की तीव्रता की मात्रक के बारे में या स्केल जिस पर वो मापा जाता है। तो इसका आंसर जो सी होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए मैं उनको सबसे पहले आप लोगों का डाउट्स क्लियर हुआ कि हर्ट्ज में और डेसिबल में क्या अंतर होता है। तो जो हर्ट्ज जो होता है वो ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक होता है और डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं। मतलब एक ही दिशा में जो वस्तु जाती है और उसकी जो स्थिति में परिवर्तन होता है वही होता है वेग। मतलब वेग क्या होता है, वेग जो होता है कोई वस्तु जो है वो चलती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो चल रहा है। तो जब वो चल रहा है तो वही उसका क्या होता है, वेग कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए दे रखा था वेग, जो हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दे रखा था त्वरण। त्वरण आप लोग जानते हैं कि वेग परिवर्तन के दर को कहा जाता है कि जो हमारा जो वेग है और वो
आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे धीरे धीरे वो रुकता जाता है, वही जो उसकी जो चेंजिंग होती है, उसके वेग में जो परिवर्तन होता है और उसी का जो दर होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो किससे था, तो इसके वेग के बारे में पूछा गया था, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा ए होगा। इसका आंसर बिल्कुल ए होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए जो हम इस वीडियो को जो है छोटा छोटा करके 2 क्लिप में डालेंगे। तो आज का जो है टॉपिक यहीं तक रहेगा। फिर इसके जो आगे की जो टॉपिक होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर नई अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसी के साथ जय हिंद।